हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे पेपर नंबर 10 के। हमने आपको इसका पीडीएफ पहले प्रोवाइड करवा दिया था और बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में समझा रही हूँ कि टाइम की थोड़ी कमी की वजह से मैं उस टाइम जो है वो थोड़ा फ्री नहीं थी, इस वजह से मैंने पीडीएफ पहले दे दिया ताकि आप भी स्वयं से ही रीड डाउन कर सकें और चीज़ें एक बार समझा देने पर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका पूछा है क्या विविधता समावेशिता को बढ़ावा देती है? सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो मतलब ये आपसे पूछा गया था कि डायवर्सिटी जो होती है वो समावेशिता को बढ़ावा देने में काम करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 पॉइंट 5th शायद आपका है जिसमें आपको आपका टॉपिक है कि डायवर्सिटी एज़ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द इंक्लूसिविटी। ठीक है? तो डायवर्सिटी जो होती है वो विविधता को बढ़ाने का काम करती है, मतलब समावेशिता को बढ़ाने का काम करती है। तो बात बिल्कुल सही है आपका ये। अगला है एकीकृत और समावेशी दोनों एक समान संप्रत्यय है। दोनों समान संप्रत्यय नहीं है, दोनों अलग-अलग संप्रत्यय होते हैं। जहाँ पर एकीकृत की बात करते हैं तो एकीकृत बच्चों में अलगाव की बात करता है, मतलब वो दिव्यांग बच्चों में से कुछ ही बच्चों को चूज़ करता है, जबकि समवेशिता बच्चों में अलगाव की बात नहीं करता है, सबको समान रखने की बात करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरतों का ध्यान रख कर के बात करता है। ये समता पे बात करता है, ये समानता पे बात करता है। जोड़ने की बात तो दोनों ही करते हैं, लेकिन ये समानता की बात करता है, ये समता की बात करता है। अगला है समता और समानता दोनों समान संप्रत्यय हैं, तो असत्य है। समता में जहाँ ज़रूरत का ध्यान रखा जाता है, समानता में वहाँ ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा जाता है। समवेशिता मतलब समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो गलत है। समता के सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा काम करती है। अगला है समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इटार्ड को समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माना जाता है, ये चीज़ें सही हो जाएँगी। अगला है समावेशी शिक्षा विविधता का सम्मान नहीं करती है, तो बिल्कुल गलत है। ऊपर पढ़ा आपने कि समावेशी शिक्षा विविधता का सम्मान भी करती है, उसको अपनाती भी है। अगला है समावेशन में शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, समावेशन में शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से हम बहुत बेहतर सुविधाएँ बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। समावेशी शिक्षा बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलती है, तो आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। व्यवस्था के अनुरूप बदलती नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था को ही बच्चे के अनुरूप बदल देती है। अगला है एकीकृत और विभेदित निर्देश का पालन किया जाता है, तो गलत है। एकीकृत में हम नहीं करते, समावेशी में विभेदित निर्देश का पालन किया जाता है। ठीक है? डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जो होता है, वो एक प्रकार की ऐसा दृष्टिकोण होता है, जो हर प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर के चलने की बात करती है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है? मतलब जैसे बच्चा सीख सकते हैं, उस हिसाब से उनको सिखाने पर जोर दी जाती है। जैसे वो अपने सीखे गए का प्रदर्शन कर सकते हैं, उस हिसाब से प्रदर्शन करने की बात की जाती है। तो ये एकीकृत में नहीं अप्लाई किया जाता, समावेशी शिक्षा में ये अप्लाई किया जाता है। अगला है एक समावेशी शिक्षा कक्षा में डाँट-डाँट पर जोर दिया जाता है, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कर सकें, चाहे वो समावेशी विद्यालय हो, चाहे वो एक जनरल विद्यालय हो, दोनों का काम यही होता है कि बच्चे की एबिलिटी को एनहांस करने का काम करता है। क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग के बारे में आपसे पूछा, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया था क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? तो जब हम किसी ऐसे बच्चे को जैसे वो लगभग सेम एज के बच्चे हों और हम किसी ऐसे बच्चों को जो कि मतलब जिनकी एज थोड़ी कम है या फिर ऐसे बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उनको ऐसे बच्चे जो थोड़ा कम जानते हैं, उनसे ही हम उनको टीच करवा रहे हों। जैसे सेम क्लास के बच्चे हों, लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा ज़्यादा जानता हो, एक बच्चा जो थोड़ा कम जानता हो, ऐसे बच्चों को जब हम ट्यूशन मतलब ट्यूटरिंग करने के लिए दे दें कि कोई थोड़ा जानकार बच्चा वो थोड़े कम जानकार बच्चे को ट्यूट कर रहा हो, उसको पढ़ा रहा हो, ट्यूशन दे रहा हो, तो उसी बच्चे को मतलब इसी क्लासरूम की इसी पढ़ाई को हम कहते हैं क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है 2 बार असाधारण बच्चों से तात्पर्य है 2 बार असाधारण योग्यता रखने वाले बच्चों से होता है, तो सही है। मतलब ऐसे बच्चे जो एक तरफ असाधारण हो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से और दूसरी बार असाधारण हो अपनी एबिलिटी की वजह से, ठीक है? जैसे शीतल देवी हो गई, एस.आर. रमन्ना जी हो गए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे कंट्री में जो कि हम बात करते हैं तो वो 2 बार असाधारण बच्चों की श्रेणी में आते हैं। अगला है मानवाधिकार मॉडल में स्वावेशिता में सम्मिलित बच्चों को एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो मानवाधिकार मॉडल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। आपने अगर मॉडल्स पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी ये टॉपिक था, वहाँ पे भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो मानवाधिकार मॉडल जो होता है वहाँ पर हम बच्चे की जो मतलब सभी बच्चों को समान रूप से मानते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हम सम्मान करते हैं। ठीक है? तो बाधा के रूप में नहीं देखा जाता वहाँ पर बच्चों को, वहाँ पर बच्चों को ये माना जाता है कि ये सभी बच्चे हैं और इन सभी का मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना या बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करना, तो बाधा नहीं मानता है आपका मानवाधिकार मॉडल। सामाजिक मॉडल दिव्यांगता का सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल होता है।
तो गलत मॉडल है। सामाजिक मॉडल ऐसा है कि जैसे वो दिव्यांगता को, दिव्यांग बच्चों को एक बेचारे के रूप में देखते हैं, जैसे वो सहानुभूति दिखाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो सहानुभूति अच्छी नहीं है, समानुभूति अच्छी है कि जहाँ पर हम ये माने कि सब लोग अच्छे हैं। तो समानुभूति मानवाधिकार मॉडल में देखा जाता है, सहानुभूति सामाजिक मॉडल में देखा जाता है कि कोई बच्चा रोड पे जा रहा है तो बोलेंगे बेचारा कैसे देखो लंगड़ा के चल रहा है, इसका जीवन क्या ही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के वो विचार रखते हैं। तो ये सब सामाजिक मॉडल में रखा जाता है, जो कि अच्छा मॉडल नहीं है। मतलब आप किसी को बेचारा कह रहे हो, वो तो मतलब थोड़ी परेशानियां हैं, बट जिंदगी ही परेशानियों का मतलब जिंदगी परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उन परेशानियों को ही देखते रहें या फिर उन परेशानियों की वजह से किसी को बेचारा कह दे। स्ट्रगल जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है और हर बच्चा स्ट्रगल कर सकता है। ठीक है, तो किसी को बेचारा कह करके उसकी जो है वो तो मतलब उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये कोई अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मॉडल नहीं होता है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ये आपके सही हो जाएगा। ठीक है, IEDSS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, मतलब पूरा नाम इसका क्या होता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। हम आपसे कहेंगे ESSA के बारे में, रमशा के बारे में, IEDSS के बारे में, IEDC के, इन चारों के फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये किस सन में आए थे और इनका क्या उद्देश्य था? जैसे कोई प्राथमिक के लिए है, कोई अगर हम बात करते हैं माध्यमिक के लिए है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है आपका रमशा का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहते हैं। CWSI और CWSN का पूर्ण रूप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। CWSI का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए यूज होता है। CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आपको आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर जा रही है? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। तो आप मुझे क्लियर करके बताइएगा क्या आप सभी तक जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर जाती है? उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अगला है विभेदित निर्देश से क्या तात्पर्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हमने आपको बताया कि जैसे हर बच्चे अलग होते हैं, तो हर बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से, हर बच्चे की रुचि के हिसाब से, उनके पढ़ाने के तरीके और मूल्यांकन के तरीकों को रखना ही आपका विभेदित निर्देश कहलाता है। तो विभेदित निर्देश शिक्षण का एक तरीका है, सीखने सिखाने। शिक्षण का मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। ठीक, अभी मैं आपको जो दे रही हूँ वो शिक्षण ही है, टीचिंग ही है, जहाँ पर मैं आप लोग मतलब हम आप लोगों को कुछ चीजें सिखा रहे हैं और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, या कोई चीज मान लीजिए गलत हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर आप कमेंट करके बताते हैं कि नहीं ये चीज ये नहीं ये है, तो वहां पर आप लोगों से भी बहुत सारे अनुभव जो है वो हमें मिलते हैं। तो यही आपका टीचिंग कहलाता है। और मेरे निर्देश जो है वो एक सीखने सिखाने का ही एक तरीका होता है, जिसमें हम बच्चों को सिखाते तो हैं बट उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मतलब उनको सिखाते हैं, और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उनका इवैल्यूएशन करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विभेदित निर्देश का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कैरोल एंड टोमेल्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी आपने अगर पेपर देखा होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के पेपर में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन दे दिया था मौखिकवाद के बारे में, तो मतलब पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अनुकूलन से क्या तात्पर्य है? तो अनुकूलन आप जानते हैं एक सतत प्रक्रिया है, जो कि अगर हम बात करते हैं बच्चे कोई जिनको सीखने में कठिनाई वाले जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम पाठ्यक्रम को थोड़ा मॉडिफाई करके बच्चों को देते हैं, तो वही प्रक्रिया आपका अनुकूलन कहलाती है। उसके बाद अनुकूलन के 2 प्रकार होते हैं। अनुकूलन हम 2 तरह से करते हैं, एक समायोजन के माध्यम से, एक आपका समायोजन के माध्यम से सॉरी एक समायोजन के माध्यम से, दूसरा आपका संशोधन के माध्यम से। समायोजन होता है जब हम मानकों में परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सभी को जोड़ पढ़ा रहे हैं, तो हम सभी को जोड़ ही पढ़ाएंगे, बट कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पास में बैठा करके पढ़ा देंगे, या उसको जो है वो टीलम का यूज करके पढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और संशोधन का मतलब होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड में चेंज ला देंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 2 अदद 3 अदद का जोड़ हम पढ़ा रहे हैं नहीं समझ पा रहा है, तो पहले हम स्टार्टिंग में उसे 1 अदद मतलब जैसे बिना हासिल वाले जोड़ पढ़ाएंगे, फिर धीरे-धीरे हासिल वाले, फिर 3-4 अदद वाले जोड़ उसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम अपने जो मानक होता है हमारा उस स्टैंडर्ड में हम परिवर्तन ला देते हैं, तो आपका संशोधन होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता से क्या तात्पर्य है। तो बुनियादी साक्षरता ये प्रारंभिक कौशल भी इनको हम कहते हैं, जो बच्चे की नींव को बनाने का काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को फलों के नाम, फूलों के नाम, जोड़ घटाव, गुणा भाग, सन्निकटन, ठीक है, मतलब पैटर्न, ये सब चीजें सिखाते हैं। तो ये सब चीजें बुनियादी साक्षरता में आती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बुनियादी साक्षरता में आती है। तो ध्यान दीजिएगा, वो सब चीजें बुनियादी साक्षरता में नहीं आती, बेसिक ज्ञान आता है। जैसे आप अपने घर पे देखेंगे, मतलब 9 साल तक के बच्चों को, जो क्लास थर्ड तक के बच्चे होते हैं, उन क्लास थर्ड तक के बच्चों की जो पाठ्यक्रम होती है, जैसे टेबल्स हो गए या फिर उल्टी गिनती, सीधी गिनती हो गई, तो ये सब ज्ञान हम बच्चों को जो देते हैं वही बुनियादी साक्षरता में आता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान हो गया या राष्ट्रीय स्तर की जो आपके, जैसे मान लीजिए कोई बोले कि भूगोल की ज्ञान हम बच्चों को बुनियादी स्तर पर देते हैं, तो वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, ईवीएस आप देखते हैं तो वो थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में ईवीएस होता है। 1-2 के क्लास में ईवीएस का सब्जेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब बुनियादी साक्षरता का मतलब है वो बेसिक ज्ञान जो बच्चे की नींव बनाने का काम करे, उसे आगे बढ़ाने में मदद करे, वही बुनियादी साक्षरता होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको, और बाकी की कुछ क्वेश्चन आपको करा भी गए हैं, और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया था, ताकि आप लोग जो है वो चीज़ों को पहले से पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को। और मुझे टाइम मिला तो मैंने आपके लिए ये जो है वो वीडियो के रूप में भी रिकॉर्ड कर दिया, ताकि आप 2-3 बार सुनकर भी आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा बूस्ट कर लें। मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बार वॉइस के बारे में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको वॉइस प्रॉपर जा रही है? वॉइस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं उसको सुधार करने का काम कर रही होंगी।